वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर का जो वीडियो बना रहे थे उसका आज का हम लोग का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो आज हम लोग वही कवर करेंगे कि आखिर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं MOA। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या आता है वो सब हम लोग लिखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फील लगता है हम लोग को वो देख लेते हैं। देयर आर 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड है हमारा प्रोस्पेक्टस। क्या क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो सबसे मेन पेपर होता है एक पब्लिक कंपनी का, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं कि उस कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। ठीक है, कंपनी के लिमिटेशंस वगैरह सब कुछ मेंशन्ड होता है। जब भी कोई सप्लायर क्रेडिटर्स हमारे साथ यानी कंपनी के साथ काम करता है तो उससे पहले वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ता है कि आखिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या है इनके। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का मेन चीज़ माना जाता है। इट कंटेन्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का इसमें क्या क्या लिखा रहता है, इसमें कंपनी का पावर क्या है और कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि वो आगे चल के क्या करना चाहता है, अभी क्या कर रही है और आगे क्या करेगी। It also describes the scope of operations of the company. कंपनी जो काम कर रही है उसका क्या स्कोप है। It can be altered only according to the provision made in the Companies Act regarding its alteration. अब देखिए हम लोग तो बोल दे रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा रहेगा वही होगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले लिख दियो लेकिन अब उसको चेंज करना हो, तो उसमें जो चेंज होगा तो क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा उसमें। इसको सेकेंड लैंग्वेज में हम लोग अमेंडमेंट भी कहते हैं, अमेंडमेंट भी कहते हैं। तो अल्ट्रेशन होगा, वो भी अल्ट्रेशन किस हिसाब से होगा, जो कि उस प्रोविज़न में लिखा हुआ हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न में उस टाइप से ही उसका अल्ट्रेशन होगा। आगे देखते हैं। Memorandum of Association provides information to outsiders such as creditors, suppliers, etc. ये आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, टू नो द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ अ कंपनीज डीलिंग। कंपनी के की लिमिटेशन और स्कोप दोनों को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, यानी कि आउटडोर मैनेजमेंट के लिए का डॉक्ट्राइन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। देखिए सिंपल सा बात है, जब भी कोई सप्लायर या कोई क्रेडिटर हमारे साथ आ रहा है, हमारे साथ डील कर रहा है कोई आउटसाइडर, तो उसको पता होना चाहिए ना कि हमारी कंपनी की क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लिमिटेशन है, क्या पावर्स हैं। उसके बाद वो हमारे साथ किसी भी चीज़ कोई भी काम करना चालू करता है, तो इसलिए ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब कुछ मेंशन होता है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट रहता है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह होती है, जिसके पार वो नहीं जा सकता है। अगर इसके पार जाएगा तो वो लॉस होगा और फिर जो हमारी कंपनी है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि वॉइड हो जाएगी, वो कंपनी वैलिड नहीं रह जाएगी, वो कंपनी वॉइड हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए लक्ष्मण रेखा है। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले इसमें होता है नेम क्लाउज। नेम क्लाउज में होता है कि कंपनी के क्या नाम है,
क्या नाम रखा गया है। दिस क्लाउज कंटेन्स द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। द कंपनी कैन चूज एनी नेम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। कंपनी कोई भी नाम चूज़ कर सकता है। उसमें देखिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती है। पहला रिस्ट्रिक्शन जो होता है, कंपनी के लास्ट में अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, और पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट क्या होता है, कोई भी सिमिलर या आइडेंटिकल नाम नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी से मिलता जुलता, कि दो कंपनी का सेम नाम नहीं हो सकता। देखिए यही लिखा हुआ है। द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ public limited company and with the word private limited in case of private limited company। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिखा होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और पब्लिक कंपनी में लिखा होना चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, द नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। कोई भी अदर कंपनी का सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए हमारी कंपनी का। नेक्स्ट, द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव। इसमें कोऑपरेटिव भी नहीं लिखा होना चाहिए। द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक ऑफ द विद कंपनी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक गवर्नमेंट कंपनी जो होती है हमारी सरकारी कंपनी से या सरकारी डिपार्टमेंट से कुछ भी अटैच्ड होता हुआ नाम नहीं होना चाहिए, ताकि सब आम पब्लिक को ये ना लगे जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब मानते हैं हम लोग कंपनी का कोई नाम रख दें, लेकिन अब हम लोग को उसको चेंज करना है, तो उसमें क्या होगा, उसका अल्ट्रेशन के लिए क्या है भाई हमारा नेम क्लाउज का, ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेन अ रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रिटन अप्रूवल लेगी कि आप अपने कंपनी का नाम आप चेंज कर सकते हैं, तभी कंपनी का नाम चेंज होगा, नहीं तो ये एक रिजोल्यूशन पास कर सकती है और अपने कंपनी का नाम चेंज कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्लाउज क्या है, सिचुएशन या सिचुएशन क्लाउज है ना। ये क्या बोलता है, दिस क्लाउज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। It is necessary because a company gets the registration from that state only. The registered company's office is a place where all the important documents of the company are kept. A company must have a registered office when it starts its business activities or within 30 days of its registration, विच एवर इज़ अर्लियर। देखो क्या बोलता है कि एक जो कंपनी है ना, इस सेकंड वाले क्लाउज में हम लोग का मेंशन होता है कि कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड हो रही है, या उस स्टेट का नाम यहाँ पे मेंशन होता है, क्योंकि वहाँ पे ही उस कंपनी का मेन ऑफिस होगा, और वही मेन ऑफिस को खोलने के भी इसमें क्लाउज है क्या, कि जैसे ही उस रजिस्टर्ड ऑफिस खुल जाना चाहिए उस कंपनी का, किसमें 30 डेज़ के अंदर एक कंपनी का, या उसका बिजनेस एक्टिविटीज़ जब ओपन हो रहा है, दोनों में से जो जल्दी होगा उसी में। या तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड तो हो गई है, लेकिन उसका जो एक्टिविटीज़ है कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई है 2 महीना 3 महीना हो गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस कंपनी का ऑफिस भी ना खोलें। आपको उस कंपनी का ऑफिस उस स्टेट में खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, जहाँ से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराएं, और रजिस्टर्ड उसी जगह से होता है जो स्टेट का नाम इस जगह पे लिखा हुआ होगा, यानी कि हमारे सेकंड क्लाउज में लिखा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका अल्ट्रेशन क्या है, द सिचुएशन क्लाउज कैन बी अल्टर्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब क्या क्या इसका वेज है, पहले बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग sanction of the registrar of both the states if the office is to be shifted from one state to another। पहला तो है रेजोल्यूशन पास करें और दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार से हम परमिशन ले लें कि यहाँ था और ये मानते हैं ए जगह पे था और अब ए स्टेट में था और इसको हम बी स्टेट में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ए के रजिस्ट्रार से भी हमको परमिशन लेना पड़ेगा और बी के रजिस्ट्रार से भी हमको परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है भाई, बाय पासिंग
a special resolution only if the office is to be shifted from one town to another in the same state. जब एक ही स्टेट में रखना है, यानी कि ए में था और ए ही में रखना है, सिर्फ यहाँ का सिटी चेंज हो रहा है, टाउन चेंज हो रहा है, तब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और आपका ये जो सेकंड क्लॉज है वो अल्ट्रेशन हो जाएगा उसका. थर्ड क्या हमारा, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इफ़ ऑफिस टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर विद इन द सेम टाउन. अब अगर उसी टाउन के अंदर भी रख रहे हैं, मानते हम लोग का सिटी ए ही है, हम लोग का स्टेट ए ही है, उसमें जो हमारा टाउन था वो हमारा बी था, ठीक है, हम लोग उसको बी में ही रख रहे हैं, सिर्फ उसका लोकेलिटी चेंज कर दे रहे हैं. तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे और अपना ऑफिस शिफ्ट कर देंगे. फिर है अब ऑब्जेक्टिव क्लॉज. अब ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या होता है भाई, it is the most important clause of the memorandum of association. It contains the main object of the company and other secondary objective with which the company may pursue. इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के लिखे होते हैं, इसलिए इसको मेन क्लाउज बोला जाता है, क्योंकि इसमें कंपनी के जो जो ऑब्जेक्टिव है सब मेंशन्ड होंगे. दिस क्लाउज डिफाइंस द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी. कंपनी जो भी काम कर रही है उसके स्कोप क्या है और लिमिटेशन क्या है वो सब इसमें मेंशन्ड होंगे. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड एंड स्टेटेड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग कंडीशन. अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो लिखा हुआ किस किस चीज़ को ध्यान में रख के रहेगा, देखिए. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल. जो भी हम काम करें वो लीगल होना चाहिए, ये नहीं कि कोई इलीगल काम का ऑब्जेक्टिव डाल दिया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी कंट्रे टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ. कोई भी लॉ को तोड़ने वाला काम भी हम नहीं कर रहे हैं. द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इमोरल. और ऐसा भी नहीं हो कि जो कानून के अंदर भी हो, हमारा कोई कानून भी नहीं तोड़ रहे हैं हम लोग, लीगल है लेकिन वो मोरली सही नहीं है, इमोरल है, तो वैसे भी काम हम लोग इसमें वैसा ऑब्जेक्टिव इसमें मेंशन नहीं कर सकते. अब इसका अल्ट्रेशन कैसे करेंगे भाई, मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका अल्ट्रेशन भी ज़रूरी है. हो सकता है मेरा जो ऑब्जेक्टिव पहले वो अब ना हो, अब मेरा ऑब्जेक्टिव बढ़ गया मेरे कंपनी का, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो उसके लिए in order to alter its object clause, a company must pass a special resolution and obtain the permission of the company law board. आपको कंपनी के लॉ बोर्ड से भी परमिशन लेना पड़ेगा और स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा. नेक्स्ट हमारा लायबिलिटी क्लॉज. अब जब हमारे पास स्कोप आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग उसमें लायबिलिटी देखेंगे कि कंपनी की लायबिलिटी क्लॉज क्या कहता है. दिस क्लॉज डिफाइंस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. उस कंपनी के जितने भी मेंबर्स यानी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब के क्या लायबिलिटी है इसमें मेंशन्ड होगा. इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल. कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि हम लोगों ने इसे पिछली वाली वीडियो में कवर किया था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक होता है कॉल अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल. तो जो पेड अप कैपिटल है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो 100 रुपीज़ का शेयर था उसमें से हमें सिर्फ 50 रुपीज़ ही मिले हैं, और तो बाकी 50 तो हमारी बाकी है, किसके ऊपर बाकी है, हमारे शेयर होल्डर्स के ऊपर. तब क्या होगा कि उस शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी कहाँ तक है कि ये 50 रुपये वो और देगा तब उसकी लायबिलिटी पूरी होगी, यानी कि जो 50 रुपीज़ उसके ऊपर ड्यू है उस 50 रुपीज़ तक भी है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. For example, if a person is having 1,000 share of the face value of 10 each and he has paid 7 per share, then at the time of winding up his liability will be 3. इसका लायबिलिटी कितना रह जाएगा, 3000 रह जाएगा. क्यों रह जाएगा भाई, क्योंकि एक पे उसका 3 रुपये बाकी था एक शेयर पे और उसके 1000 शेयर थे. जैसे कि मैंने बोला कि वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर उसके पास 50 रुपये बाकी हैं तो 50 रुपये देगा, उसकी लायबिलिटी वो रहेगी. इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी इज गिवन बाय ईच मेंबर.
और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि कंपनी 2 टाइप से डिवाइडेड होती है, एक लिमिटेड बाय शेयर, एक लिमिटेड बाय गारंटी। तो जिस चीज़ की गारंटी उस टाइम पे उस मेंबर ने दी होगी उसको वो सामान देना पड़ेगा। अब इसके भी अल्ट्रेशन है, इसकी अल्ट्रेशन कैसे होगी? इफ़ अ कंपनी वांट्स टू मेक एन अल्ट्रेशन इन इट्स लायबिलिटी क्लाउज देन इट मस्ट पास ए अनएनिमस रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स के साथ बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और काम हो जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटल क्लाउज देखिए क्या बोलता है। This clause specifies the amount of share capital with which company is to be registered। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कैपिटल, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें समझाया गया था कि जितना अमाउंट हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल का लिखा रहेगा मैक्सिमम, कि मैक्सिमम ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 10 लाख का कैपिटल इस कंपनी का रहेगा, तो वो 10 लाख तक ही मैक्सिमम अपने शेयर्स इशू कर सकती है। उससे 1 रुपये ज़्यादा का भी शेयर वो इशू नहीं कर सकती है और जनरल पब्लिक से नहीं ले सकती है। तो ये किस में मेंशन्ड होता है? हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो इसके 5th क्लाउज में मेंशन्ड होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द कैपिटल विथ विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड या ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। इसी को कहते हैं हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। ए कंपनी कैन इशू ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर विच आर ऑथोराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम। जितना ही इस मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहेगा उतना ही शेयर वो इशू कर सकती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। कम कर सकती है, क्योंकि कम करेगी जब जैसे जैसे उसको पैसे की ज़रूरत होगी वैसे वैसे वो शेयर इशू करेगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। अब इसका अल्ट्रेशन क्या है? ए कंपनी कैन अल्टर इट्स कैपिटल क्लाउज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आपको पैसे क्यों चाहिए, आपको अपना कैपिटल क्यों बढ़ाना, आप बिजनेस क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बाद ही आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लाउज, और इसका कोई अल्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस क्लाउज कंटेन द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स स्टेटिंग दैट वी the several persons whose name and address are submitted are desirous of being formed into a company in accordance with memorandum of association, and we undertake to take the qualification shares। ठीक है, क्वालिफिकेशन शेयर्स। दिस डिक्लेरेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स है वही उन्हीं के नेम और एड्रेस इसमें मेंशन्ड हो गए, और जो कि सबमिटेड रहेगा जिसमें लिखा रहेगा कि हाँ हम जो इतने इतने पर्सनस हैं वो इतने इतने शेयर्स ले चुके हैं। और क्योंकि हम लोग का पहले का लॉ में था कि जितना जो भी कंपनी के डायरेक्टर बनेगा उसे शेयर लेना ही पड़ेगा, जबकि अब चेंज हो चुका है, लेकिन इसमें जो जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में सब कुछ सबमिटेड रहेगा और इसका कोई अल्ट्रेशन नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो थैंक यू, तब तक कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड keep watching my YouTube channel, The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Thank you.